हेलो एवरीबॉडी, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल लॉ क्लासेस बाय शिवानी। सो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में मैं डील करूंगी चैप्टर 3 ऑफ टीपीए यानी कि सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। यहाँ आपको इस वीडियो में ना ही सिर्फ एक्सप्लेनेशन मिलेगा बट साथ में मैं कवर करती हूँ मेंस के क्वेश्चंस भी। सो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल लॉ क्लासेस बाय शिवानी। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं कि व्हाट इज़ द सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑल अबाउट। As you all know, in Transfer Property Act, there are different modes by which you can transfer the property. Different modes क्या हैं आपके? Sale, mortgage, exchange, gift, lease, right? So these are the various modes and sale is one of them. सेक्शन 54 में सेल को डिफाइन किया है। डेफिनेशन क्या है? सेल इज़ अ ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप in exchange for a price paid or promised or part paid and part promised. Thereafter, sale how it is made. Such transfer in the case of tangible immovable property of the value 100 rupees and upwards, or in the case of a reversion or other intangible thing, can be made only by a registered instrument. In the case of tangible immovable property of a value less than 100 rupees, such transfer may be made either by a registered instrument or by a delivery of the property. Delivery of the tangible immovable property takes place when the seller places the buyer or such person as he directs in possession of the property. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के बारे में भी यहाँ पे बताया है। सेक्शन 54 में ना ही सिर्फ सेल को डिफाइन किया है बट इवन दे हैव डिफाइंड द कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल। कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज अ कॉन्ट्रैक्ट दैट a sale of such property shall take place on the terms settled between the parties. It does not itself create any interest or charge on such property. सो वॉट इज़ सेल? डेफिनेशन ऑफ सेल सेक्शन 54 में है। सबसे पहले तो यही याद करना है आपको। उसके बाद ये समझिए कि सेल में ओनरशिप ट्रांसफ़र होती है एब्सोल्यूटली। देयर इज़ एब्सोल्यूट ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप। मैंने अपनी प्रॉपर्टी आपको बेच दी तो यहाँ पे एब्सोल्यूट ओनरशिप ट्रांसफ़र हो गई। ठीक है, अब आप उस प्रॉपर्टी के मालिक हैं। नाउ इट इज़ अप टू यू, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू विद दैट प्रॉपर्टी यू कैन डू। ठीक है, सो सेल इज़ अ ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप इन एक्सचेंज फॉर अ प्राइस इन ल्यू ऑफ द प्राइस। ठीक है, अब मैं अपनी प्रॉपर्टी बेच रही हूँ तो उसके बदले में यू विल पे मी द प्राइस फॉर इट, राइट? सो ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी इन ल्यू ऑफ प्राइस। इसके बाद है असेंशियल्स ऑफ वैलिड सेल। देखिए इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा बिकॉज सारे प्रोविजंस को समझाने के बाद मैं मेंस के क्वेश्चंस भी डिस्कस करूँगी, राइट? सो एसेंशियल्स ऑफ वैलिड सेल क्या है? देयर इज ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप, ट्रांसफ़र मस्ट बी इन एक्सचेंज फॉर अ प्राइस। सब्जेक्ट मैटर क्या है यहाँ पे? ट्रांसफरेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी। सेल जो हो रहा है ना, इमूवेबल प्रॉपर्टी का ही सेल हो रहा है यहाँ पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखिएगा। तो जब भी आपसे पूछेंगे कि व्हाट इज़ सेल तो आप ऐसा लिखेंगे कि सेक्शन 54 में सेल को डिफाइन किया है। उसके बाद आप उसके असेंशियल्स भी बताएंगे। मैंने अपनी स्लाइड्स में प्रॉपरली सारे असेंशियल्स दे रखे हैं, सो आप उससे भी नोट डाउन कर सकते हैं। फर्दर, द सेलर मस्ट बी अ पर्सन कॉम्पिटेंट टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी। कॉम्पिटेंसी कैसे डिसाइड करेंगे? ही शुड बी मेजर, ही शुड बी साउंड माइंड एंड ही शुड नॉट बी लीगली डिस्क्वालिफाइड टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी। हमने इस पर काफ़ी अच्छा डिस्कशन करा है, इनिशियल लेक्चर्स देखिएगा, वहाँ पे मैंने आपको कॉम्पिटेंसी से रिलेटेड काफ़ी बढ़िया से समझाया है। उसके बाद है जो बायर है, बायर शुड ऑल्सो बी अ पर्सन कॉम्पिटेंट टू बी नोन एज अ ट्रांसफरी, यानी कि सेक्शन 6 में कहीं भी डिस्क्वालीफाइड ना हुआ हो। ही शुड नॉट बी डिस्क्वालीफाइड टू बी कॉल्ड एज अ ट्रांसफरी। ऑफिसर इंचार्ज होता है जो सेल जब प्रॉपर्टी हो रही होती है तो ही कैन नॉट बी अ ट्रांसफरी, ही कैन नॉट परचेज द प्रॉपर्टी सेम। ठीक है, इस तरीके से हमने यहाँ पे बोला है कि द बायर मस्ट बी अ पर्सन कॉम्पिटेंट टू बी अ ट्रांसफरी। तो जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहा है उसे हम कहते हैं ट्रांसफ़र, और जो प्रॉपर्टी को परचेज कर रहा है फॉर एग्जाम्पल सेल में यहाँ पे देख रहे हैं तो उसे हम बोलेंगे ट्रांसफरी। ठीक है, तो यहाँ पे व्हाट इज़ सेल, द एसेंशियल्स ऑफ वैलिड सेल सब हमने पढ़ा। सेल की डेफिनेशन आप बताएं। So first you need to define under section 54 what is sale. Thereafter you need to mention the essentials of the valid sale. I hope this is clear. अब इसके बाद हम इसी डेफिनेशन में और भी कुछ पॉइंट्स हैं उन्हें देखते हैं। अब इसके बाद आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हाउ द सेल इज़ अफेक्टेड। यहाँ पे जो ये पॉइंट्स आएंगे ना, 100 रुपये से ज़्यादा की प्रॉपर्टी की वैल्यू तब क्या होगा, 100 रुपये से कम की प्रॉपर्टी है, ठीक है, तब क्या होगा,
ये वाले जो पॉइंट्स हैं ये आपके ना एमसीक्यूज़ में ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ इसे ध्यान से पढ़िएगा। देखिए, अगर 100 रुपये से ज़्यादा है प्रॉपर्टी की वैल्यू, तब ट्रांसफ़र कैसे कर सकते हैं? तब आपको रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट के थ्रू ही ट्रांसफ़र करना है, ओनली बाय रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट। अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू 100 रुपये से कम है, तब कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं? उस केस में दो ऑप्शन है आपके पास, या तो रजिस्टर्ड करा लीजिए, ठीक है, या फिर सिंपली बाय डिलीवरी और पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी, एज सिंपल एज दैट। अब स्लाइड में मैंने लिखा है टेंजिबल इमूवेबल प्रॉपर्टी। टेंजिबल का मतलब क्या होता है? विच कैन बी टच, जैसे कि घर है, लैंड है, ज़मीन है, ठीक है, ये सारी चीज़ें यू कैन टच ऑल दीज थिंग्स, और ये आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी में आता है। सो इट इज़ टेंजिबल इमूवेबल। सो कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल, देखिए एट प्रेजेंट में ऐसा है कि कोई भी प्रॉपर्टी को मैं बेच नहीं रही हूँ, ना ही मैंने बेचा है। मैंने सिर्फ इतनी सी बात बोली है कि मैं फ्यूचर में 2-4 महीने बाद अपनी प्रॉपर्टी को बेचूंगी, तो आपके मेरे बीच में एक अग्रीमेंट हो गया है ये। सो कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल, इट मीन्स देयर इज़ नो ट्रांसफर ऑफ द राइट इन द प्रॉपर्टी इन प्रेजेंट। प्रेजेंट में कोई भी राइट जो है प्रॉपर्टी में मैंने ट्रांसफ़र नहीं करी है, और जब प्रॉपर्टी सेल आउट होती है तो एब्सोल्युटली ट्रांसफ़र होता है, आपको समझ में आता है वहाँ पे। तो वहाँ पे साथ साथ मैं आपको ये भी बता देती हूँ, जब भी कोई प्रॉपर्टी है उस पर बेसिक राइट्स क्या होते हैं? टाइटल राइट्स होते हैं, एक्सक्लूसिव राइट्स टू पोजेस दैट प्रॉपर्टी, इंजॉय दैट प्रॉपर्टी, राइट। तो सेल में क्या होता है ना, ये सारे जितने भी राइट्स हैं वो सब के सब ट्रांसफ़र हो जाते हैं टू द ट्रांसफरी, दैट इज़ द बायर। कुछ भी सेलर के पास बचता नहीं है। सो इट इज़ कॉल्ड एज एब्सोल्यूट ट्रांसफ़र ऑफ द प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, बस एक अग्रीमेंट हुआ है कि मैं बेचूंगी और आपने कहा मैं इंटरेस्टेड हूँ खरीदने के लिए, सिंपल एज दैट। सो फ्यूचर में जो है प्रॉपर्टी का जो है यहाँ पे हम सेल आउट करेंगे, इतनी सी बात हुई है। Okay, so it is mere agreement that sale of property is to take place in the future on the terms settled between the parties. कोई भी इंटरेस्ट, कोई भी राइट, कुछ भी क्रिएट नहीं होता है। आई होप दिस इज़ क्लियर। सेल और कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल के बीच में डिफरेंस पूछा जाता है। जब आप स्लाइड्स आगे भी देखेंगे तो मैं आपको वहाँ पे बताऊँगी कि एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, ठीक है। तो सेक्शन 54 हो गया यहाँ पे ओवर। अब इसके बाद आप देखेंगे सेक्शन 55। सेक्शन 55 इज़ क्वाइट लेंदी। अगर आप बैरेक्ट से पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको कुछ समझने आने वाला है नहीं, वो इतना काफ़ी, मतलब उसमें क्लॉज 6 है उसमें, राइट। तो 6 क्लॉजेस हैं एंड 6 क्लॉजेस दे आर क्वाइट लेंदी। आप खुद देख सकते हैं बैरेक्ट में। अब बट क्या है, आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको सॉर्टेड वे में बताऊंगी, ऐसे ही आप इसे याद कर लीजिएगा, आपका जो है काम बन जाएगा। चलिए अब पढ़ते हैं सेक्शन 55। सिंप्लीफाइड वे में पढ़ने से पहले आई जस्ट वांटेड यू ऑल टू हैव अ लुक कि सेक्शन 55 पे ये तो खाली क्लॉज 1 और क्लॉज 2 का स्लाइड है, क्लॉज 6 है यहाँ पे, तो काफ़ी ज़्यादा ये जो है सेक्शन लेंदी है, बट यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। अभी हम इसको जो है कट शॉर्ट करके बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में सारे पॉइंट्स को कवर करेंगे। सो सेक्शन 55, द राइट्स एंड द लाइबिलिटीज़ ऑफ द बायर एंड सेलर। देखिए कैसे पढ़ा जाता है इसे, आप इसे पढ़ते हैं कि सेल से पहले और सेल कंप्लीट होने के बाद। सो सेलर एंड बायर्स लाइबिलिटी बिफोर एंड आफ्टर सेल, इसके कुछ पॉइंट्स अलग होंगे। उसके बाद आप ये पढ़ेंगे कि सेलर और बायर की राइट्स बिफोर एंड आफ्टर सेल क्या है। राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ दोनों पढ़ते हैं, सेल से पहले और सेल के कंप्लीशन के बाद दोनों की राइट्स, लाइबिलिटीज़, ड्यूटीज़ क्या हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इसको एक एक करके। सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि सेलर की क्या ड्यूटी है सेल करने से प्रॉपर्टी। मान लीजिए मेरा घर है, मुझे बेचना है, तो मेरी क्या ड्यूटी है। फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्शन 55 क्लॉज 1A से लेके G तक आपको यहाँ पे सेलर्स की ड्यूटीज़ मिलेंगी। सेलर की क्या क्या ड्यूटीज़ हैं? टू डिस्क्लोज द मटीरियल डिफेक्ट्स रिलेटेड टू द प्रॉपर्टी, जितने भी डिफेक्ट्स हैं वो बताना है। उसके बाद बायर को डॉक्यूमेंट्स देने हैं आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड टू प्रोड्यूस द टाइटल डीड्स। उसके बाद बायर के जितने भी क्वेश्चंस हैं, जो भी क्वेरीज हैं, उन्हें आंसर करना। जब वो सेटिस्फाई हो जाए देन एग्जीक्यूट द प्रॉपर्टी, ट्रांसफ़र द प्रॉपर्टी थ्रू अ प्रॉपर कन्वेंस, ठीक है। जितने भी रिक्विजिट्स रेलिवेंट वहाँ पे होने चाहिए वो सारे के सारे यहाँ पे जो है अप्लाई किए जाएंगे। जब तक प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं हुई है तब तक आई हैव टू टेक केयर ऑफ़ द प्रॉपर्टी सिंस आई एम सेलिंग माई प्रॉपर्टी, ठीक है। बायर को मुझे बेचना है, वो सेटिस्फाई हो गया, उसे ख़रीदना है, तब तक मुझे उस प्रॉपर्टी की टेक केयर करनी है। और सेल करने से पहले उस प्रॉपर्टी पे जितने भी आउट गोइंग्स हैं दैट हैज़ टू बी सेटिस्फाइड बाय मी, मीन्स दैट हैज़ टू बी पेड आउट बाय मी। अगर कोई भी इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, ठीक है, कोई भी रेंट है, कोई भी चार्जेस है उसके ऊपर, वो सब के सब मुझे ही पे करने हैं, ठीक है।
सेल कंप्लीट होने से पहले, बिफोर सेल। ऑल राइट, आई होप दिस इज क्लियर कि सेलर की क्या ड्यूटी है। अब इसके बाद आप जब बेयर एक्ट उठा के देखेंगे, सेक्शन 55 क्लॉज 1 ए बी सी डी ई एन जी, एफ यहाँ पे नहीं है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये सारी ड्यूटीज़ जो है मिल जाएंगी। अब हम पढ़ेंगे कि बायर्स की क्या ड्यूटी होंगी सेल से पहले, जो खरीद रहा है प्रॉपर्टी को। Now similarly moving on, we will study what are the duties of the buyer before completion of the sale. For this you need to understand section 55 subclause 5 A and B. ठीक है, मैंने आपको बताया यहाँ पे 6 क्लॉजेज हैं, तो क्लॉज 5 का A और B में जो है बायर्स की ड्यूटीज़ बताया। तो बायर्स की ड्यूटीज़ बिफोर सेल ये है कि डिस्क्लोज द फैक्ट्स टू द सेलर जो उसकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड है एंड ही इज़ नॉट अवेयर ऑफ बट द बायर इज़ अवेयर ऑफ। अगर मान लीजिए सेलर अपनी प्रॉपर्टी कम में बेच रहा है और उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू ज़्यादा है, तो ये भी यहाँ पे बायर को डिस्क्लोज करना है। देयर आफ्टर क्लॉज बी में ये बताया है कि अगर उनके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है एज रिलेटेड टू द प्राइस विच इज़ टू बी पेड, सो जस्ट पे द प्राइस, बायर की यहाँ पे ये ड्यूटी बन जाती है। अब हम इसी तरीके से पढ़ेंगे आफ्टर सेल सेलर की क्या लाइबिलिटीज़ है, ड्यूटीज़ हैं, और बायर्स की क्या ड्यूटीज़ हैं। नाउ आफ्टर कंप्लीशन ऑफ अ सेल व्हाट आर द ड्यूटीज़ ऑफ अ सेलर। सेलर की सबसे पहले ड्यूटी तो यही बनती है, जो कॉमन सेंस से भी कोई भी बता सकता है, वो ये है कि टू डिलीवर द पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी टू द बायर एंड विच इज़ गिवन अंडर सेक्शन 55 सब क्लॉज 1 एफ, राइट। सेक्शन 55 सब क्लॉज 2 इम्प्लाइड कवर्नेंट फॉर द टाइटल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका। इम्प्लाइड कवर्नेंट फॉर द टाइटल यानी कि जब सेलर प्रॉपर्टी बेचता है तो बायर यहाँ पे ये मान के चलता है कि सेलर के पास बेटर टाइटल था, ही वॉज ऑथराइज टू सेल द प्रॉपर्टी और ही वॉज द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे बायर चेक नहीं करता ये चीज़, ठीक है, तो इम्प्लाइड चीज़ होती है। एज यू ऑल नो द कवर्नेंट ऑफ द टाइटल, इट इज़ दैट कवर्नेंट विच इज़ एनेक्स टू विद द इंटरेस्ट ऑफ द ट्रांसफरी, इट रन्स विद द लैंड, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है सेक्शन 55 सब क्लॉज 2, इसे ध्यान रखिएगा। मतलब कि मैं अगर प्रॉपर्टी बेच रही हूँ तो यानी आई हैव दिस टाइटल ऑफ द प्रॉपर्टी, आई एम द ओनर और आई एम ऑथराइज्ड बाय द ओनर एंड द बायर विल गेट द बेटर टाइटल, ठीक है। सो दिस वॉज अबाउट सेक्शन 55 सब। याद है आपका सेलर की यहाँ पे क्या लाइबिलिटी है सेल के बाद। सेक्शन 55 सब क्लॉज 3 में ये कहते हैं कि जैसे ही बायर ने परचेस मनी पे कर दिया, वैसे ही जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सेलर जो है वो उसको दे देगा। ही विल डिलीवर ऑल द टाइटल डीड्स रिलेटेड टू द प्रॉपर्टी, ऑल द डॉक्यूमेंट्स, जितने भी उसके पोजेशन में जो भी डॉक्यूमेंट्स है उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड, सेलर इज़ नॉट बाउंड टू डिलीवर दैट टू द बायर। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। अब हम कवर करेंगे कि यहाँ पे बायर की क्या लाइबिलिटी होती है आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ अ सेल। वंस अ सेल इज़ completed, what are the liabilities, what are the duties of a buyer, ये आपका दे रखा है सेक्शन 55 सब क्लॉज 5 सी एंड टी में। There is a general rule, risk follows the property. So the buyer will bear all the risks related to the property. If so cause any to the property. मान लीजिए प्रॉपर्टी जल जाती है, कोई एक्सीडेंटल लॉस हो जाता है, उस केस में भी अब भाई प्रॉपर्टी मेरी हो चुकी है तो इससे रिलेटेड जो भी रिस्क होगा दैट ऑल आई हैव टू बेयर, ठीक है। उसके बाद उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी पब्लिक चार्जेस हैं, जैसे कि टैक्सेस टू द म्यूनसिपैलिटी, जो भी रेंट हो गए, all that has to be accrued, all that has to be paid by the buyer, ठीक है। सेल कंप्लीट हो गई, जितने भी खर्चे हैं वो सब का सब जो है बायर ही देखेगा उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड। सो सेक्शन 55 सब क्लॉज 5 सी एंड डी। देखिए अब आपका जो है ये वाला पोर्शन पूरा कंप्लीट हो चुका है। नाउ वी विल कवर व्हाट आर द राइट्स बिफोर सेल एंड आफ्टर सेल ऑफ द सेलर एंड द बायर, ठीक है। इसी तरीके से अब राइट्स को कवर करेंगे, जैसे हमने आफ्टर सेल बिफोर सेल हमने यहाँ पे लाइबिलिटीज़ कवर किया था बायर्स और सेलर की, उसी तरीके से अब इनकी राइट्स को कवर करेंगे। Now what are the rights of a seller before the completion of a sale? For this you have to refer section 55 सब clause 4A। देखिए अभी तक ओनरशिप जो है बायर को मिली नहीं है, तो इस प्रॉपर्टी से होने वाला कोई भी फ़ायदा है, कोई भी रेंट है, कोई भी बेनिफिट है, उस सब पे मेरा राइट है। सो द सेलर इज़ एंटाइटल्ड टू रेंट्स एंड द प्रॉफिट टिल द ओनरशिप पासिस टू द बायर। आई होप दिस इज़ क्लियर, बस यही एक राइट है यहाँ पे। इसके बाद हम ये देखेंगे कि बायर का क्या राइट है बिफोर द कंप्लीशन ऑफ अ सेल।
सो बायर्स राइट बिफोर सेल में सेक्शन 55 सब क्लॉज 6B को आप रेफ़र करेंगे। मान लीजिए बायर और सेलर में जो है कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल हुआ था और जो बायर है उसने कुछ एडवांस मनी पे कर दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, बायर ने पैसा पे कर दिया है बट उसको प्रॉपर्टी जो है एब्सोल्युटली ट्रांसफ़र नहीं हुई है। तो उसने जितना भी मनी पे करा है उतना उसका उस प्रॉपर्टी पे एक तरीके का चार्ज क्रिएट हो जाएगा, एक बर्डन क्रिएट हो जाएगा। ठीक है। So this was about the buyer's right before sale. Now we will understand the rights available for the buyer and for the seller after the completion of the sale. Once the sale is completed, तो उस केस में seller के पास क्या right होती है? For that you have to refer section 55 sub clause 4B. Seller is entitled for the charge for the unpaid price by the buyer. अगर buyer ने कोई भी price है जो पे नहीं करा है, unpaid है, तो उस केस में he is entitled for that money. ठीक है। इसके बाद हम ये पढ़ेंगे कि अब बायर की क्या राइट है। सो वंस द सेल इज completed, what are the rights of the buyer? For that you have to refer section 55(6)(a. देखिए प्रॉपर्टी मेरी हो गई है, एब्सोल्युटली ट्रांसफ़र हो गई, तो इस प्रॉपर्टी से अक्रू होने वाला कोई भी बेनिफिट है, ठीक है, वो बायर का ही होगा। ही विल बी एंटाइटल फॉर ऑल दोज बेनिफिट्स, ऑल दोज रेंट्स, प्रॉफिट्स, जो भी, ठीक है, जो भी लाभ होगा उस प्रॉपर्टी से, buyer would be entitled for all that thing. Section 55 subclause 6A. So guys, here we have completed section 55. देखा आपने section 55 काफ़ी ज़्यादा लेंदी है और हमने पूरा कवर कर लिया है। Now we will move on and अब हम लोग कवर करेंगे section 56. सो सेक्शन 56 इट टॉक्स अबाउट द मार्शलिंग बाय सब्सिक्वेंट परचेजर। याद रखिए कि मार्शलिंग के दो सेक्शन है टीपीए में, बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 56 एंड सेक्शन 81। ओके, अब यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 56। इट टॉक्स अबाउट द मार्शलिंग बाय सब्सिक्वेंट परचेजर। 81 में बात कर रही है मार्शलिंग बाय सब्सिक्वेंट मॉर्गेजीज। ठीक है। अब मार्शलिंग का मतलब क्या होता है? देखिए मार्शलिंग का मतलब होता है किसी भी अरेंजमेंट को एक सीक्वेंस में करना, ठीक है ना, सीक्वेंस में अरेंजमेंट होना है। यहाँ पे हम सब्सिक्वेंट परचेज़र की राइट की बात कर रहे हैं सेक्शन 56 में। सेक्शन 56 को एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर सपोज आई एम दी ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी और मैंने क्या करा, अपनी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज कर दिया। एक से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं मेरी और मैंने मॉर्गेज कर दिया टू दैट सेम पर्सन। ठीक है, 3 प्रॉपर्टीज़ थी, एक ही बंदे को मैंने कर दिया मॉर्गेज, वो हो गया मॉर्गेजी, आई एम द मॉर्गेजर। ठीक है, उसके बाद मैंने एक प्रॉपर्टी को उसमें से सेल आउट कर दिया, सी को मैंने बेच दी वो प्रॉपर्टी, वो मॉर्गेज्ड प्रॉपर्टी थी। ठीक है, यहाँ पे अब आप कॉन्सेप्ट ये आता है कि मॉर्गेज प्रॉपर्टी ट्रांसफरेबल होती है, आप लीज पे दे सकते हैं, उसे सेल आउट भी कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट है, इसे याद रखिएगा। आप सोचेंगे कैसे हो सकता है, तो इट इज़ पॉसिबल, इट इज़ ट्रांसफरेबल। अब इसके बाद जो ये सी है जिसको मॉर्गेज प्रॉपर्टी जो है सेल कर दी गई है, वो हो गया सब्सिक्वेंट बायर। अब भाई क्या हुआ था कि सी को उसने मॉर्गेज कर दिया, ए ने क्या था, जो मॉर्गेज डेट था वो अब रिकवर करने की यहाँ से बात आएगी। ठीक है, ए ने मॉर्गेज करी थी अपनी 1 to 3 प्रॉपर्टीज़ टू द बी मॉर्गेजी। ठीक है, एक प्रॉपर्टी उसने मान लीजिए 2 लाख में, तीसरी प्रॉपर्टी उसने 3 लाख एंड चौथी उसने कर दी 5 लाख में, 2, 3 और 5 लाख में। ठीक है, अब सी को तो इस बात का नोटिस ही नहीं था, जाहिर सी बात है यहाँ पे, तो उसको नोटिस नहीं था। अब जो ये मॉर्गेजी है वो अपना पैसा कैसे रिकवर करेगा, तो यहाँ पे सब्सिक्वेंट परचेसर की राइट की बात होती है। मॉर्गेज डेट वो उससे कहेगा भाई तुम्हारे पास जो मॉर्गेजर की और भी जो बाकी की 2 प्रॉपर्टीज़ हैं तुम उसको सेल आउट करके अपना पैसा निकाल लो, मॉर्गेज डेट को सेटिस्फाई कर लो उसमें से, मेरी प्रॉपर्टी को जस्ट लेट माई प्रॉपर्टी फ्री ऑफ एनी इनकम्बरेंसेस। ठीक है, अब क्या है कि सेटिस्फाई करने की मॉर्गेज डेट की बात आई, अगर मान लीजिए कि वो उतना पैसा रिकवर नहीं कर पाता है बेचने के बाद भी, तब वो सी की प्रॉपर्टी पे आ सकता है। सी की प्रॉपर्टी से वो मॉर्गेज डेट उसके बाद सेटिस्फाई होगा, और इसका आंसर है सेक्शन 48 में। सेक्शन 48 डॉक्ट्रिन ऑफ प्रायोरिटी की बात करता है। ठीक है, तो ये लॉजिक जो है वो कनेक्ट होगा सेक्शन 48 डॉक्ट्रिन ऑफ प्रायोरिटी। आई होप दिस इज़ क्लियर नाउ। अब एक बार हम इसके प्रोविजंस में देखते हैं। देयर मस्ट बी एन ओनर ऑफ 2 और मोर प्रॉपर्टीज़। ठीक है, देखिए 2 या 2 से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए यहाँ पे।
ही मस्ट मॉर्गेज 2 और मोर ऑफ हिज प्रॉपर्टी टू एनी वन पर्सन, ठीक है। देयर आफ्टर ही मस्ट सेल 1 और मोर ऑफ दीज प्रॉपर्टीज टू एनी अदर पर्सन देन द वन ही मॉर्गेज द प्रॉपर्टी। जिसको मॉर्गेज करी उसको उसने वो प्रॉपर्टी मॉर्गेज करके नहीं बेची है, उसने थर्ड पर्सन को प्रॉपर्टी जो है उनमें से एक प्रॉपर्टी को सेल आउट कर दिया है। अब जिसको सेल करा है सब्सिक्वेंट परचेजर, उसी की राइट की यहाँ पे बात करी, उसी की राइट को यहाँ पर प्रोटेक्ट करा है सेक्शन 56 में। Thereafter, the sale must include at least one property that has been mortgaged by the owner. The buyer of the such property is entitled to have the owner satisfy the mortgage debt out of the property or the property is not sold him before the purchased property. जो प्रॉपर्टी उसको सेल आउट नहीं हुई है वो कहेगा मॉर्गेज डेट, तुम इस पे जो डेट था वो तुम बाकी की जो 2 प्रॉपर्टीज़ मॉर्गेज तुम्हारे पास है तुम उसमें से सेटिस्फाई कर लो, ठीक है ना। वो ये कहेगा यहाँ पे, बिकॉज देखो उसे तो पता भी नहीं था, सी ही वॉज इन अ गुड फेथ एक्टिंग, राइट। उसको तो इस चीज़ का कोई नोटिस ही नहीं था, तभी यहाँ पे उसकी राइट्स को प्रोटेक्ट करने की बात भी कर रहे हैं। अब भाई जब अगर तुम्हें पता था ऑलरेडी इस प्रॉपर्टी में मॉर्गेज डेट है, ठीक है ना, और आपने प्रॉपर्टी ली है तो ना यू हैव द लाइबिलिटी टू सेटिस्फाई दैट, ठीक है। बट यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उसकी राइट को इसलिए प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि उसको नोटिस ही नहीं था, जाहिर सी बात है, ही हैड नो नोटिस ऑफ इट। तो यहाँ पे उसकी लाइबिलिटी नहीं बनेगी, वो कहेगा बाकी की जो तुम्हारे पास 2 या 3 से ज़्यादा जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं मॉर्गेज और की, तुम उसको बेच के अपना मॉर्गेज डेट सेटिस्फाई कर लो, मेरी प्रॉपर्टी को तुम छोड़ दो, ठीक है ना। और इन केस मॉर्गेज डेट वो प्रॉपर्टीज़ बेच के भी मॉर्गेज सेटिस्फाई नहीं कर पाता है तब वो उसकी प्रॉपर्टी पे आएगा, और वो सेक्शन 48 में आप उसको लिंक करेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ प्रायोरिटी से, ठीक है। सेक्शन 56 का जो एग्जाम्पल है यू कैन सी इन दिस स्लाइड, जो मैंने आपको बताया वो स्लाइड में है और प्रॉपरली आपको समझ में भी आ जाएगा। नाउ मूविंग ऑन, नाउ वी हैव टू डिस्कस सेक्शन 57, द लास्ट सेक्शन अंडर द चैप्टर ऑफ सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। Section 57, the provision by the court for the encumbrances and sale freed therefrom। देखिए सेक्शन 57 इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ सेक्शन 56। 56 में जो बायर के पास जो प्रॉपर्टी आई है वो यहाँ पे कोर्ट में अप्लाई करेगा टू गेट हिज प्रॉपर्टी फ्री फ्रॉम एनी एनकम्बरेंसेस। कोर्ट यहाँ पे ऑर्डर करेगा, तो कोर्ट को ऑर्डर ऐसा नहीं है कि सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेगा कोर्ट, यहाँ पे बायर को एक एप्लीकेशन जो है यहाँ पे फाइल करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे एप्लीकेशन फाइल करेगा बायर, देयर आफ्टर ही विल गेट हिज प्रॉपर्टी फ्री फ्रॉम एनी एनकम्बरेंसेस, और उसके लिए मॉर्गेज और जो है जो भी मॉर्गेज डेट होगा वो डिपॉजिट कर देगा कोर्ट में। सो सेक्शन 57 इज़ ऑल अबाउट गेटिंग द प्रॉपर्टी फ्री फ्रॉम एनी एनकम्बरेंसेस थ्रू द ऑर्डर ऑफ अ कोर्ट। एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ती है यहाँ पे बायर को, सुओ मोटो कॉग्निजेंस कोर्ट नहीं लेगा, ठीक है। अब हम इसके बाद देखेंगे मेंस के क्या क्वेश्चंस आए हैं। हमने पूरा चैप्टर जो है सेल का कवर कर लिया है। सेक्शन 54 सेल डिफाइंड सेल, हाउ इट इज मेड, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल। देयर आफ्टर सेक्शन 55 द राइट्स एंड द लाइबिलिटीज ऑफ द बायर एंड द सेलर। सेक्शन 56 मार्शलिंग बाय सब्सिक्वेंट परचेजर। सेक्शन 57 प्रोविजन बाय द कोर्ट फॉर एनकम्बरेंसेस एंड द सेल फ्रीड देयरफ्रॉम। इस चैप्टर के पूरे डिस्कशन के बाद आइए देखते हैं कि मेंस के क्या क्वेश्चन जुडिशरी में फ्रेम हुए अब तक। तो पहला क्वेश्चन जैसे आप देख सकते हैं, द डिफरेंस बिटवीन सेल एंड एक्सचेंज। जब मैं आपको एक्सचेंज बताऊंगी तो डिफरेंस भी साथ में बता दूंगी। देयर आफ्टर द राइट्स एंड द लाइबिलिटीज़ ऑफ द बायर एंड द सेलर, सेम आपका डायरेक्ट आया ये सेक्शन 55 पे। लाइबिलिटीज़ ऑफ द बायर, वी हैव कवर्ड राइट्स, लाइबिलिटीज़, ईच एंड एवरीथिंग ऑफ द बायर एंड द सेलर बिफोर एंड आफ्टर सेल। डिफाइन द एक्सप्रेशन सेल, मॉर्गेज एंड मॉर्गेज। और अभी इसके बाद हम मॉर्गेज वाला जो चैप्टर करेंगे तो वहाँ पे इनका जो डिफरेंस है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देयर आफ्टर डिफाइन सेल, द राइट्स एंड लाइबिलिटी। फिर वही क्वेश्चन, व्हाट इज ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, डिस्टिंग्विश बिटवीन सेल एंड एक्सचेंज। यानी कि समझ में आता है कि जो डिफरेंसेस है सेल, मॉर्गेज, जितने भी डिफरेंट मोड्स हैं आपके ट्रांसफर प्रॉपर्टी के, तो यहाँ पे इनके बीच का डिफरेंस पता होना बहुत ज़रूरी है। फॉर दैट आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो, डोंट वरी अबाउट इट। उसके बाद आप देख सकते हैं हाउ अ सेल इन केस ऑफ टेंजिबल इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ द वैल्यू लेस देन 100 रुपीज़ कैन बी मेड अंडर सेक्शन 54 ऑफ द TPA। तो अगर 100 रुपये से कम की वैल्यू है, ठीक है, किसी प्रॉपर्टी की, तो ट्रांसफ़र किस तरीके से, हाउ दैट सेल इज़ अफेक्टेड, ठीक है, ये भी मैंने आपको अपने इस वीडियो में बताया है।
काफ़ी क्लियरली बताया है, तो आप उसको वहाँ पे मेंशन करेंगे। देखिए डायरेक्ट इस तरीके से जंप नहीं करना होता है आंसर्स पे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गिव सम इंट्रोडक्शन, सेक्शन 54 आपको यहाँ पे बताना होगा सबसे पहले। उसके बाद जो है आप जो क्वेश्चन में डिमांड है टेंजिबल ह्यूमन प्रॉपर्टी 100 रुपये से कम की वैल्यू, तो किस तरीके से सेल इट इज़ अफेक्टेड, हाउ इट इज़ ट्रांसफर्ड, ठीक है ना, तो आप वहाँ पे उसको मेंशन करेंगे। देयर आफ्टर द कंक्लूजन IBC का फॉर्मेट फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद आप देखते हैं what is sale, how it is affected, whether a contract for sale itself create any interest in a property, तो आपको पता है in itself it does not create any interest or charge on the property। ये डायरेक्ट आपका सेक्शन में भी लिखा है और मैंने इस वीडियो में भी आपको समझाया है। What is sale? Once again, define sale, define agreement of sale of immovable property, define sale, the legal rights and duties, once again the same questions। तो देखिए आपको इसके बाद जो ये पूरा चैप्टर हमने पढ़ा है, डिफरेंट मोड्स के बीच का डिफरेंस पता होना चाहिए, अग्रीमेंट ऑफ सेल दैट इज कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल और सेल के बीच के डिफरेंस भी पता होना चाहिए, एंड रेस्ट तो पूरा मैंने आपको कवर किया ही है। देर आफ्टर आप देखेंगे मेरी वीडियोस में मॉर्गेज भी मैं कवर करूँगी, लीज भी मैं कवर करूँगी, तो वहाँ पे एक सेपरेट वीडियो ज़रूर आएगा जहाँ पे इन सब के मोड्स के बीच का डिफरेंस मैं आपको ज़रूर बताऊँगी, तो वो आपका कवर हो जाएगा। सो स्टूडेंट आई होप एवरीबॉडी आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। प्रोविजंस के साथ साथ मीन्स के क्वेश्चंस भी यहाँ पे डिस्कस होते हैं। सो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एवरीवन।